हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। सूली के बट के प्रेम लपेटे पटे बिरह से करुणा चितई जान के लखन सन। नमस्कार। नृत्य, गीत, लय और भाव का सर्वोत्कृष्ट रूप है पद्मश्री गुरु डॉक्टर पुरु दादेज। जब भी हम कभी नृत्य की बात करेंगे और खास तौर पर कथक की, उसके समग्र इतिहास के आरंभ में और आरंभ से अंत तक महामहोपाध्याय डॉक्टर पुरु दादेज का नाम सुनहरा अक्षरों में होगा। चाहे अकादमिक पक्ष हो या उसका प्रदर्शनकारी पक्ष, दादेज जी के अवदान के बिना असंभव है। साथ ही संगीत और नाट्य शास्त्र में इनका ज्ञान और अनुभव गहनतम है। इनकी आपसी विवेकपूर्ण जुगलबंदी से इन्हें अपने समकालीनों में सिरमौर बनाया कि संरचित कई ताल रचनाएं परंपरा और प्रयोग के मेल से इतनी ऐतिहासिक हुई कि एकल से युगल और युगल से समूह तक वे एक अमिट उदाहरण है। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिन्हें पार करके कथक में कुछ भी करने के लिए आपकी नाव या जहाज को गुरु श्रेष्ठ दादेज के प्रकाश को और प्रकाश के साथ आगे बढ़ाना होगा। कथक के सर्वांग पक्षों के अध्येता, शोधकर्ता, रचनाकार, संरचनाकार और नर्तक, सभी पक्षों में वे सार्वभौमिक उपस्थित हैं। उनके इन्हीं अवदानों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, शिखर सम्मान एवं पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से उन्हें विभूषित किया गया। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों के साथ में हाजिर हुई हूँ। जैसे हम मूलतः कथक के जयपुर लखनऊ घराने की बात करें और साथ में तीसरा घराना बनारस, जिसमें भी दो भाग हैं, सुखदेव प्रसाद बनारस घराना और जानकी प्रसाद बनारस घराना। चौथा घराना रायगढ़ भी अब एक दृश्य में और प्रकाश में आया हुआ है। तो इन चारों घरानों की एक अलग तरीके की कौन सी एक ऐसी विशिष्टता है जो इन चारों को एक अलग अलग परिभाषित कर सके? क्योंकि अगर हम शास्त्र के दृष्टि से देखते हैं तो इनका मूल व्याकरण, शास्त्र और भाषा कमोवेश एक ही है। कथक नृत्य की जब भी बात चलती है तो पता नहीं क्यों सबसे पहले घरानों की चर्चा ही आरंभ होती है। हालांकि भरतनाट्यम में भी घराने हैं और शैलियों के भी अपने अपने घराने हैं, लेकिन ये कथक के प्रसंग में ही एक तरह से रूढ़ हो गया है। खैर, आपने चार घरानों की बात की। इनमें से लखनऊ घराना और जयपुर घराना, इन दो घरानों की तो बहुत चर्चा हो चुकी है। सभी घरानों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, इसी कारण वे एक दूसरे से पृथक माने जाते हैं। अतीत में भी कई घराने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकेले जयपुर शहर में 16 घराने थे, क्योंकि पहले घराने
अपने घर के सबसे बुजुर्ग या सबसे नामचीन व्यक्ति के नाम से जाने जाते थे। ये शहरों के नाम पर घराने अभी शुरू हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे लखनऊ घराना एक ही परिवार में विकसित हुआ है, ऐसा जयपुर में नहीं है। जयपुर घराने का तात्पर्य पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ जयपुर के अलावा बीकानेर भी है और दूसरे शहर भी हैं। और शहरों की बात छोड़िए, वास्तव में तो ये घराने गांवों से पैदा होकर के शहरों में आए। तो पूरे राजस्थान की जो परंपरा है वो जयपुर घराने के अंतर्गत मानी जाती है। तो पुराने समय में संसाधनों की कमी होती थी। इस नाते से आज जैसे बहुत सारे संसाधन हैं, रेडियो है, टीवी है, कैसेट है, तो बहुत जल्दी एक चीज़ दूसरी जगह पहुंच जाती है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो एक गांव से दूसरे गांव तक किसी भी चीज़ का पहुंचना लंबा समय लेता था। तो हर गांव वाले ने अपनी विशेषता अर्जित करने की कोशिश की, तो घराने बनते गए। इसकी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी विशेषता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कला आरंभिक स्तर पर एक शिल्प गुण होती है। शिल्प का तात्पर्य यह है कि जो सेट पैटर्न्स हैं उनका अभ्यास करना। जब उसमें व्यक्ति पारंगत हो जाता है, उसके बाद वो अपनी कल्पना का विस्तार करता है। तो जब तक वह उस शिल्प गुण में नैपुण्य हासिल नहीं करता, तब तक वो शिल्पी है। गुरु से सीखी हुई विद्या को ज्यों का त्यों प्रदर्शित कर रहा है, वो केवल परफॉर्मर है, केवल नर्तक है, वो कलाकार नहीं है। वो कलाकार की श्रेणी में तब आता है जब वह अपनी कल्पना का विस्तार आरंभ करता है। तो पुराने समय में और आज भी जब वो परिपक्वता हासिल कर लेता है, तो दूसरों से अलग क्या है? आप तो उनकी नकल कर रहे हैं, आपका अपना क्या है? आपका रचना धर्मिता क्या है? तो वहाँ कलाकार का आत्मसृजन प्रकाशित होता है। ऐसे बहुत उदाहरण इतिहास से देखे जा सकते हैं। कुदव सिंह पखावजी 4 भाई थे, चारों की वादन शैली अलग थी। इसी तरह हम लखनऊ घराने की बात करें तो अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और आज के वर्तमान बिरजू महाराज, इन चारों की शैली एक दूसरे से अलग है। लेकिन ये शैलीगत वैशिष्ट्य उनके परिपक्व होने के बाद आया है। विद्यार्थी अवस्था में उन्हीं सेट पैटर्न्स को सीखना पड़ा है। तो लखनऊ का माहौल नजाकत का, नफासत का, सौंदर्य का और विलासता का था। उस माहौल में जिस तरह के नृत्य की आवश्यकता थी, वैसा
लखनऊ घराने में विकसित हुआ। न बहुत तेज लय, न बहुत धीमी लय, मध्य लय में बड़ा सुंदर लगने वाला, सुकोमल लगने वाला नृत्य वहाँ विकसित हुआ। गिनी चुनी तालों में, 3 ताल, झपताल, धमार, इनमें नृत्य होता था। और सबसे अधिक जिस चीज़ ने वहाँ विकास प्राप्त किया, जिस अभिनय ने विकास प्राप्त किया, वो है ठुमरी भाव। ठुमरी का विकास लखनऊ से हुआ और ठुमरी पर भाव प्रदर्शन का विकास भी लखनऊ से हुआ। इसके विरुद्ध जयपुर में, जयपुर के सारे राजा युद्धोन्मादी थे, लड़ाई झगड़ा ये सब पसंद करते थे, तो वहाँ का नृत्य भी उद्धत प्रकार का हुआ। वहाँ बड़ी बड़ी तालों में, अति द्रुत, अति विलंबित लयों में, कॉम्प्लिकेटेड लयकारियों में इस तरह के नृत्य का विकास राजस्थान में हुआ। मैं खाली जयपुर नहीं कहूँगा, मैं हर बार कह रहा हूँ राजस्थान। जैसे राजाओं को भैंसे लड़ाना, मुर्गे लड़ाना, वैसे ही नर्तकों का पखाउजियों के साथ, तबलावादकों के साथ में लड़ंत भिड़ंत करवाना, इसमें उन्हें आनंद आता था। और इसलिए वो कठिन से कठिन लयकारियों की बंदिशें वो बनाते थे। ये दोनों घराने का एक विशिष्ट, अपने अपनी जगह अपना अपना सौंदर्य है। मैं किसी को कम या ज़्यादा कहने का दुस्साहस नहीं करूँगा। अब बात, वैसे इसके ग्रामर में भी दोनों में अंतर रहा है। लखनऊ में 8 पैर की तत्कार है, 16 मात्रा के 3 ताल में वो 8 पैर लगाते हैं। जो पुराना गुरु को मानने का जो सिद्धांत है ताल शास्त्र में, ता थे तत्, आ थे तत्, गुरु को माना है। उसके नीचे लघु विराम, लघु, अनुद्रुत, द्रुत, ऊपर प्लुत, काकपत, तो मध्यम मान हुआ गुरु। और गुरु के खाली भरी के हिसाब से 8 मात्रा, तो वो 8 मात्रा का विभाग। जबकि जयपुर में पूरी 16 मात्रा बढ़ती जाती है। ये बेसिक अंतर है। इसी प्रकार उनके प्रारंभिक हस्तकों में भी अंतर है। जयपुर में परमेलुओं का रिवाज बहुत रहा है, कवित्व छंदों का रिवाज बहुत रहा है। कवित्व भी आज तो बड़े मध्य लय में समझ में आ सके ऐसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस समय कवित्व अति द्रुत लय में न न न न न न न यहाँ पढ़ा जाता था। मल्लिक धुन सुन यहाँ पढ़ा जाता था और यहाँ उसके साथ अंग बनाए जाते थे। अति द्रुत लय में पैरों को काटते हुए और इतनी जल्दी जल्दी अंग परिवर्तन करना, ये अपने आप में एक परीक्षा स्थली होती थी। इतने द्रुत लय में अंग बनाना, पैरों को काटते हुए, ये वहाँ की विशेषता थी। अब तो ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गया है। तो इस तरह से दोनों के अंग संचालन में भी, बेसिक जो उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर रहा है।
मूल ताथे थे तथे वो सदियों से चला आ रहा है, उसको अपने अपने ढंग से दोनों ने बरता है। इसके बाद आपने बनारस घराने की बात की और उसके दो जो कहिए कि प्रकार हैं, विभाग हैं। तो पहले मैं सुखदेव महाराज घराने की बात करूंगा। सुखदेव महाराज अपनी तीनों बेटियों और दोनों बेटों को लेकर अच्छन महाराज से तालीम दिलवाने के लिए लखनऊ आए थे। उन्होंने अच्छन महाराज से गंडा बंधवाया दोनों का, और जैसा कि सुना जाता है तब तक बिरजू महाराज पैदा नहीं हुए थे। चौबे महाराज को अच्छन महाराज ने गोद ले लिया था और इसी शर्त पर उन्होंने तालीम देना स्वीकार किया था। बहरहाल बिरजू महाराज का प्राकट्य हुआ, पैदा हो गए। चौबे महाराज फिर अपने घर चले गए। लेकिन जो आरंभिक तालीम है, जो बेसिक तालीम है, वो लखनऊ की ही बनारस गई। इसके अलावा सुखरे महाराज कवित्व छंदों की रचना किया करते थे। उनके बहुत सारे कवित्व हैं, रासपरन है, दुर्गापरन है, तांडव की परने हैं। उनको उनकी कोरियोग्राफी उन्होंने स्वयं अपने हिसाब से की है। तो उसमें उछल कूद धिलांग फिलांग, इसी का विस्तार गोपी कृष्ण जी पूरे समय अपने नाना के संरक्षण में ही रहे और उन्होंने ही इनको अपने हिसाब से नृत्य की तालीम दी। वो लखनऊ वाले नाच से अलग था। उसमें जो गोपी जी की शैली में आपने देखा होगा, उछलना कूदना, फिसल के जाना, बड़ी बड़ी परने करना, ये सब सुखरे महाराज का निर्देशन था। ये बनारस घराने का एक अंग। सितारा जी जिस खूबसूरती से गत निकलती थी, वो आज भी लोगों की आंखों में बसा हुआ है। तो लखनऊ का सौंदर्य और सुखरे महाराज की रचनाएं, ये सुखरे महाराज का के घराने की धरोहर है। ये दो विशेषताओं को लेकर ये घराना चला है। ये घराना अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि हम इनसे अलग हैं। घरानों के विषय में दो सिद्धांत हैं। एक तो ये कि एक शैली लगातार 3 पीढ़ी तक कायम रहे या उसके आगे चलती जाए, तब उसे घराने का नाम दिया जाता है। दूसरा टेक्निकल है कि उनके पद्धति और हमारी पद्धति में क्या अंतर है। तो ये जो सुखदेव महाराज का घराना है, उसमें बेसिक तो वही है, बेसिक में अंतर नहीं आया है, वही ताते थीता थे। लेकिन अंगों के संचालन के प्रकारों में अंतर आया है। इसी का जो दूसरा, आप जानकी प्रसाद घराने की बात करते हैं, यहाँ अंतर आया है।
जो जयपुर वाले, लखनऊ वाले या सितारा देवी वगैरह, ये सब ताथे ही थे तत्, आथे ही थे तत् की बेस लेकर ही चलते हैं। लेकिन जानकी प्रसाद घराना ताथे ही थे तत् के बजाय दिग्दा दिग्दिग को आधार बनाकर चलता है। और इसीलिए जहाँ ताथे ही थे तत् में समान पैर रखे जाते हैं, एक जैसे पैर रखे जाते हैं या आगे थोड़े थोड़े कर लिए जाते हैं, और ता थे तत्, आ थे तत्, इस तरह किया जाता है। वहाँ जानकी प्रसाद घराने में ऐसा तिरछा पैर रखा जाता है, और दिग दा दिग दिग, जहाँ दूसरे घराने वाले 4 पैर मार रहे हैं वहाँ ये 6 पैर लगाते हैं। दिग दा दिग दिग, दिग दिग। और इस दिगदा दिग दिग का ही विकास तत्काल में, उसके वेराइटीज़ में तरह तरह से वो करते हैं। उनके तोड़ों में भी दिगदा दिग दिग की प्रधानता है। दिगदा दिग 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 थो दिग दिग थे तत् थे ता थे को थे, दिगदा दिग 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 थो दिग दिग थे त्राम थे। इस तरह से उनके टुकड़ों में भी दिगदा दिग दिग की एक अपनी महत्ता है। वैसे देखा जाए तो ये जो बनारस घराना है, जानकी प्रसाद घराना, मूल रूप से ये राजस्थान घराने का ही एक विकास है। क्योंकि इसके जितने कलाकार हैं वो सब जयपुर घराने के अंतर्गत आने वाले कलाकारों के ही रिश्तेदार हैं। उनके शादी संबंध ये सब उन्हीं लोगों में होते हैं। बस ये है कि इस घराने के कलाकारों को बीकानेर के राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। तीसरी बात ये है कि आज निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि ये जानकी प्रसाद कौन थे। सप्रमाण कोई, जानकी प्रसाद घराना कहा जाता है, लेकिन जानकी प्रसाद कौन है? महाराज कृष्ण कुमार से मेरा बिल्कुल सगे भाइयों जैसा संबंध था। हमारी बहुत चर्चाएं आपस में हुई हैं। एक संभावना इस बात की भी है कि बनारस के प्रख्यात, जिनसे घराना कहलाता है तबले का, राम सहाय जी, उनके ही एक भाई जानकी सहाय थे। संभव है कि उन्होंने इनके पूर्वजों को तालीम दी हो और वो जानकी सहाय से बिगड़ करके जानकी प्रसाद हो गया हो। बहरहाल ये जानकी प्रसाद घराना निश्चित रूप से ये कई पीढ़ियों में विकसित हुआ है। इसलिए सुखदेव महाराज के घराने से ये प्राचीन है। अब अंतिम रायगढ़ घराने की बात करते हैं। तो रायगढ़ घराना एक कॉकटेल है जिसमें सभी घरानों का मिश्रण है। क्योंकि रायगढ़ दरबार एक ज़माने में ऐसा था कि देश के सारे गायक, वादक, नर्तक रायगढ़ की तरफ दौड़े चले जाते थे। कोई भी उस युग का गायक, वादक या नर्तक नहीं जो रायगढ़ न गया हो, वहाँ का आतिथ्य उसने स्वीकार न किया हो, रायगढ़ दरबार में उसने प्रदर्शन न किया हो।
तो चाहे जयपुर वाले हों, नारायण प्रसाद जी आदि, या लखनऊ वाले हों, अच्छन महाराज आदि, या और दूसरे लोग, वे सब रायगढ़ गए। रायगढ़ महाराज ने उनके यहाँ के लोकल 4 बच्चे, कार्तिक राम, कल्याण दास, फिरतू महाराज और बर्मन लाल, इनको अपने हिसाब से नृत्य सिखाते थे। और जो बाहर के गुणी आते थे उनसे कहते थे इन बच्चों को कुछ आप सिखा दीजिए, कुछ बता दीजिए। तो अच्छन महाराज भी कुछ बता के गए, नारायण प्रसाद कुछ बतला करके गए। सबसे ज़्यादा वहाँ रहे प्रभुत्व रहा जिनका, वो थे पंडित जयलाल। जयलाल महाराज के राजा चक्रधर सिंह उनके शिष्य थे। तबला वादन उन्होंने सीखा था, इसलिए उनका प्रभुत्व वहाँ ज़्यादा था, उनका प्रभाव ज़्यादा था। तो रायगढ़ का अपना कोई एक निजी एक वैशिष्ट्य या व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि विभिन्न घरानों का सम्मिश्रण वहाँ पर है। लेकिन जो एक विशेषता, जैसे बनारस में सुखरे महाराज की बंदिशें, वो उनका अपना विशिष्ट है। ऐसे ही रायगढ़ घराने में जो अतिथि कलाकार थे, उनकी जो रचना राजा साहब को पसंद आ जाती थी, वो उनसे खरीद लेते थे, उनको मुंह मांगा दाम देकर। और वो कहते थे कि अब ये रायगढ़ घराने की चीज़ हो गई है, अगर आप उपयोग करते हैं तो इसमें आपको कहना पड़ेगा कि रायगढ़ की बंदिश है। इस तरह उन्होंने बहुत बड़ा संग्रह किया था, 2-3 बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो और उन्हें शौक़ था बंदिशों के नाम रखना, तो थुंगावली, मुक्तावली, दल बादल, कड़क बिजली, ऐसे ऐसे बंदिशों के उन्होंने नामकरण करते थे। ये जो बंदिशों का संग्रह है, ये रायगढ़ की वास्तविक पूंजी है। बाकी तो नृत्य, जैसा मैंने कहा कि उनके नृत्य में कहीं लखनऊ की झलक है, कहीं जयपुर की झलक है, और कोई एक निश्चित शैली का विकास वहाँ पर नहीं हो पाया है। और ये अभी अभी से ही लोगों ने कहना शुरू किया है रायगढ़ घराना कि साहब अब 3 पीढ़ी हो गई, राजा साहब थे, कार्तिक राम जी थे, अब उनके शिष्य हो गए, 3 पीढ़ी हो गई, अब रायगढ़ घराना कायम हो गया। अब आप उनको माने या न माने, लेकिन दोनों जो बनारस के ए और बी, दोनों का वहाँ सुखरी महाराज की बंदिशें, उनका मौलिकता है, मौलिक विशेषता है। यहाँ राजा साहब ने जो पखावज की, नाच की बंदिशों का संग्रह किया, वो पूंजी इनका अपना जो है वैशिष्ट्य है। ये घरानों की बात हुई। कथक के कुछ और रहस्यों के साथ हम उपस्थित होंगे अगली चर्चा में गुरु डॉक्टर पुरु दधीच के साथ।